हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, और इस वीडियो में जो है हम आगे के फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। वैसे इस वीडियो में हमें कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल। इस टॉपिक के साथ जो है हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर विद दिस टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो ऐसे ही नहीं आ गया। ठीक है, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे सेल की डिस्कवरी में। किसी ना किसी ने तो उसे खोजा होगा, किसी ईयर में उसे खोजा गया होगा, कैसे खोजा गया, ठीक है, उसका नाम कैसे पड़ गया सेल, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, देखिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की जो डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी, और उस साइंटिस्ट का नाम जो था वो था रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। किस ईयर में की थी? 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी इन्होंने सेल की डिस्कवरी? इन्होंने किया क्या था कि बार्क ऑफ ट्री, बार्क अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसे छाल बोलते हैं। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा इन्होंने लिया था। पीस ऑफ बार्क ऑफ ट्री इन्होंने लिया था, और पीस ऑफ बार्क ऑफ ट्री को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम एक और नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्क। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की जो छाल है, पूरी जो बार्क है उसे, पूरी जो छाल है उसे हम बार्क कहेंगे। और अगर उस पूरी बार्क का हम एक पीस निकाल लें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्क। तो इन्होंने वही किया था, उस पूरे बार्क का एक पीस निकाला था, एक टुकड़ा निकाला था, और उसे कहा गया कॉर्क। उस कॉर्क को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंतर्गत रखा और उसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल किसके द्वारा हुआ था? बार्क ऑफ ट्री के द्वारा। और यदि इसका हम पीस लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉर्क। ठीक है, इस कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्हें कुछ ऐसी चीज दिखाई दी कि उनका दिमाग जो था ना वो थोड़ा बहुत ठनक गया। कैसे ठनका? उन्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि उन्हें लगा कि ये स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं देखा है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर था क्या? उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ही नोटिस्ड हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। उन्हें हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उस पार्टिकुलर कॉर्क के पीस से उन्हें हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंतर्गत उस कॉर्क को रखा और देखा। ठीक है, हनी कोम मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना थी वो दिखी। आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते में जो है कई सारे कंपार्टमेंट इस तरीके से होते। ठीक है, वैसे ही जो बार्क थी और उसका जो पीस था जिसे हम कॉर्क बोल रहे थे, जब उसे माइक्रोस्कोप के अंतर्गत रखा गया तो उस कॉर्क में भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। यानी कई सारे उसमें कंपार्टमेंट्स थे या कई सारे रूम्स थे। ठीक है, कमरे थे बहुत सारे। देखिए, हम इसे काउंट कर सकते हैं। दिस इज कंपार्टमेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड अदर्स। ओके, इस तरीके से कई सारे कंपार्टमेंट थे, या रूम में बताऊं रूम्स थे। तो इन सारी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद और क्या देखा उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स भी प्रेजेंट थे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स थे? वो सेल के 3 मेजर पार्ट्स थे, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था। और वो 3 मेजर पार्ट्स थे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसी सेल की, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने चर्चा की थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, जो कि सारे सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस था। और जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड लाइक मटेरियल जो सेल में पाया जाता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी, और साथ ही साथ कुछ मेजर पार्ट्स दिखाई दिए। मुख्य रूप से 3 मेजर पार्ट्स दिखाई दिए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से सेल की यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी। अब जैसे ही उनको ये स्ट्रक्चर दिख गया तो उन्होंने इस पार्टिकुलर एक कंपार्टमेंट को, ठीक है, सपोज दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 1, एक कंपार्टमेंट को निकाला और उस एक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। ओके, रॉबर्ट हुक ने उस एक कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल, और
लैटिन वर्ड में सेल का जो मतलब होता है वो कंपार्टमेंट या रूम होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्या चीजें यहाँ पर आपने पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ सेल में किसने किया था, सो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस ईयर में किया गया था, 1665 में किया गया था। किसकी मदद के द्वारा हुआ था, सो बार्क ऑफ ट्री के द्वारा हुआ था। अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं तो उसे हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्वेशन के दौरान किस तरीके का स्ट्रक्चर मिला, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि कई सारे वहां पर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे, कई सारे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। उनमें से किसी एक कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दे दिया सेल। और लैटिन वर्ड में जो सेल का मतलब होता है वो क्या होता है, कंपार्टमेंट और रूम, ठीक है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ इनको सेल के कुछ मेजर पार्ट्स भी दिखे थे, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ से जो थी सेल की खोज हुई थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता देती हूँ कि रॉबर्ट हुक जो है वो साइटोलॉजी के फादर माने जाते हैं। एंड साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द सेल। साइटोलॉजी जो है ना वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, सिर्फ सेल के बारे में, यानी कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसके जो जनक माने जाते हैं, उसके जो पिता माने जाते हैं, वो कौन है, आपके रॉबर्ट हुक हैं। सो दिस टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। एंड व्हाट इज साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द सेल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, डेड सेल, ठीक है। इसे मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, इसे मैं यहाँ पर जब आऊंगी, जब ये लास्ट ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि डेड सेल क्या है। चलिए, सम अदर डिस्कवरीज। अब कुछ और भी डिस्कवरी के बारे में जान लीजिए जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज दैट लिवेनहॉक, ये साइंटिस्ट के नेम है। लिवेनहॉक हो गए, रॉबर्ट ब्राउन हो गए, परकिंजे हो गए, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नेम है। इन्होंने भी कुछ डिस्कवरीज की थी जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। सो लिवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल इन पॉन्ड डिस्कवर किया था, ठीक है। यानी जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल किस नेचर का था, डेड नेचर का था। मैंने पहले ही कहा यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, जब इस टॉपिक पे आऊंगी प्रोटोप्लाज्म पे तो इसे बताऊंगी, ठीक है। और लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, लिवेनहॉक ने की थी। किस ईयर में की थी, 1674 में की गई थी। और कहाँ पे, पॉन्ड में किया था, यानी एक्वेटिक एरियाज में, एक्वेटिक रीजन में किया था। सेकेंड वन डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन, ये भी एक साइंटिस्ट है। इन्होंने 1831 में यानी 1831 में किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जो कि मेन सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। उसके बाद परकिंजे 1839 में 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कह रहे हैं, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है जीव द्रव्य पदार्थ। अगर प्रोटोप्लाज्म किसी सेल में प्रेजेंट है तो वो सेल लिविंग कंसिडर्ड की जाती है, लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म किसी सेल में अब्सेंट है तो वो सेल डेड कंसिडर्ड की जाती है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म आर नोन एज लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। इफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड एनी सेल, so it's said to be living cell. If protoplasm is absent inside the cell, so it's said to be dead cell. ठीक है? So this is the difference between the living cell and the dead cell. That is based on the presence or absence of protoplasm. ठीक है, लिविंग सेल और डेड सेल के बीच का जो अंतर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ सो these are the some important discoveries which are already given in the NCERT textbook, so you have to memorize this all discoveries also. Our next one topic, that is cell theory. ठीक है, बहुत ही important topic है। cell theory जो है वो किसने प्रपोज की थी या किसके द्वारा दी गई थी। सो ये जो थ्योरी है आपकी, ये दी गई थी दो साइंटिस्ट के द्वारा।
एक का नाम जो था वो शील्डन था और दूसरे का नाम जो था स्वान था, ठीक है। शील्डन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, 3 मेजर पॉइंट्स दिए थे। वो 3 मेजर पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मीन्स टू से दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन दे आर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी। द सेकेंड वन पॉइंट इज दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। बेसिक मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एसेंशियल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरेबल, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट कंट्रोल और रेगुलेट नंबर ऑफ फंक्शंस इनसाइड द बॉडी, so it is as the basic unit of life. So this is the second one point of the cell theory given by Sheldon and Swan, okay. Now the third one point is the major point of the cell theory. जो तीसरा point है वो सबसे ज्यादा important है। क्या point है वो? New cells are formed by the help of pre-existing cell. क्या इसने बोला? अभी तक सेल पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा था, अब आ गया प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या होता है? सो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट कर रहा था, यानी जो अस्तित्व में था, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा था। सो यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले की कोशिकाओं से बनती हैं जो कि अस्तित्व में थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, तो अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो या तो हम 2 मेथड यूज करते हैं। कौन से 2 मेथड है? सपोज करिए कि या हम सीड्स ले करके, ठीक है, किसी प्लांट की हम सीड्स लें और उसे हम सॉइल में जो है सोन कर दें और उसे प्रॉपर जो है वाटर देते रहें, सनलाइट मिलती रहे, तो वो ग्रो कर लेगा। दिस इज द फर्स्ट वन मेथड। दूसरा क्या है कि आपने कटिंग के बारे में सुना होगा। किसी प्लांट की जो स्टेम या फिर जो ब्रांचेस होती हैं उनको कट करके आप सॉइल में लगा दीजिए तो ग्रो कर लेती हैं। तो यानी यहाँ पर जो न्यू प्लांट बन रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से बन रहा है, यानी ऐसे प्लांट से बन रहा है जो कि ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका है या ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, यानी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी के द्वारा आपका न्यू प्लांट बन रहा है। तो सेम कंडीशन सेल के साथ भी होती है। जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के माध्यम से होते हैं, यानी ऐसी सेल्स के माध्यम से होते हैं जो ऑलरेडी क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये होता कैसे है? तो सपोज दिस इज एनी सेल, ये कोई भी आपकी एक सेल है। अब इस सेल के अंतर्गत जो है सेल डिवीजन हुआ। अब ये सेल जो है 2 अलग अलग सेल्स में बन जाएगी। तो ये जो 2 अलग अलग सेल्स बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यू सेल्स। और ये जो हमारी सेल्स है दिस इज प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी सेल्स के माध्यम से ही 2 अलग अलग सेल्स हमें मिली और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? सेल डिवीजन, ठीक है। ये टर्म सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट ने और उनका नाम था वर्काओ। याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग VIRCHOW, वर्काओ। और उन्होंने दिया था इस टर्म को 1855 में। यानी सेल थ्योरी की जो डेफिनेशन थी ना, या जो उसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था किसने? वर्काओ ने। उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था वर्काओ ने, क्योंकि इन्होंने जो पॉइंट दिया था वो किससे रिलेटेड दिया था? सेल डिवीज़न से रिलेटेड दिया था। इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन के माध्यम से होता है। और सेल डिवीजन होता किस में है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में, यानी पुरानी जो सेल्स होती हैं या ऐसी सेल्स जो कि पहले से अस्तित्व में है, जब वो कोशिका विभाजन करती हैं तो जाकर के आपकी नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल, सम अदर डिस्कवरीज
एंड सेल थ्योरी एंड देयर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सेल। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ओवरऑल सेल की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या बनती है उसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड बी स्टडी स्टूडेंट्स, ओके, फॉर एग्जामिनेशंस। बाय एंड टेक केयर।